अह, यार 1 मिनट सारे खड़े हो जाएं। जिसका नाम लिया जा रहा है बस वो बैठ जाए। हसनैन रज़ा। मोहम्मद जुहेब। नहीं है आज। अब्दुल करीम। मुस्तफ़ा। फरहान। बिलाल। बिलाल अहमद। उस्मान औरंगज़ेब। नजम आलम। साद। सादान। मोहम्मद बिलाल। लुकमान खान। इदरीस अहमद। मोहम्मद हयान। मोहम्मद हयान कौन है? अच्छा। मुश्तबा अली। अवैस तारिक। नहीं है। समीर बेग। मोहम्मद रमीज़। मोहम्मद रमीज़। बाबर खान। मोहम्मद रमीज़ और बाबर खान भी नहीं है। अच्छा। तो आपका नाम क्या है? एहतशाम। सलमान। कबीर। मुबीन। अरसलान। मोहम्मद अली। आप बेसिकली आप तीन जो हैं आप बिलाल की क्लास हैं। ठीक है, तो आप लास्ट टाइम नहीं आए थे। तो सबसे पहले आप क्यों नहीं आए थे? तो पिछला कवर कर रहे थे तो आपने वो क्लास छोड़ दी। तो जो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने डॉट मैप पढ़ा था। आई थिंक यूज स्टेट तो मैंने बस टच करवाया था, इंट्रो करवाया था। सही, तो मैप फंक्शन आपको समझ आया? आपने कहा कि आप लास्ट टाइम नहीं आए थे क्योंकि आप कवर कर रहे थे ना। तो आपने कवर क्या किया मुझे ये बताएं। तो जावास्क्रिप्ट मुझे बताएं आपने क्या कवर किया है। आप डॉम पे पहुंचे हैं, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? फॉर लूप और कॉल बैक का दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं। अच्छा, क्या पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में आपने? बेसिक्स में क्या पढ़ा था? आप डॉम तक पहुंच गए, डॉम से पहले आपने क्या पढ़ा था? आप कहाँ से पढ़ रहे हैं पहले ये बता दें। कहाँ से पढ़ रहे हैं? पिछला कवर आप कर कहाँ से रहे हैं? कहाँ से, किस वेबसाइट से, किसी ट्यूटोरियल से, किसी की वीडियो से? तो मेरी वीडियोस में ये चीज़ नहीं थी, कॉल बैक फंक्शन किधर है? अच्छा, एरे मेथड्स कुछ बता दें मुझे। अच्छा, स्ट्रिंग मेथड क्या होता है? अच्छा, आपका नाम क्या था? आप एक काम करें, आप पीछे चले जाएं और किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के जो पुरानी जो कोर्स है ना उसको थोड़ा रिव्यू करें, जो पुराने टॉपिक्स हैं उसको रिव्यू करें। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। ठीक है। तो जो चीज़ मैंने लिखी है उसका बुरा मत मानिएगा, वो मैंने अपने याददाश्त के लिए लिखी है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो पुराना पहले कोर्स है उसको पहले देख कर आएँ और फिर इस क्लास के साथ आप ज्वाइन हो जाइएगा। वरना इवन अगर आपका इस क्लास के साथ मैचअप नहीं हो पा रहा, अगर आप कवर नहीं कर पा रहे, वैसे आप कर लेंगे अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने लास्ट वीक में कुछ पढ़ा है, जो सच बात है। अगर आपने थोड़ा भी कुछ पढ़ा होता तो आप मुझे कम से कम कुछ ना कुछ एरे मेथड्स का जवाब दे देते आप। क्योंकि पहली 2 वीडियोस में आई थिंक, दो या तीसरी वीडियोस में एरे मेथड्स का बातचीत है। तो लास्ट वीक में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। सही है, अगर आप कम से कम पढ़ लेते तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होती। तो इवन अभी भी आपके पास टाइम है। आप ये आज का दिन
कल का दिन और कल का अगला जो पूरा हफ्ता है, आप जो पुरानी चीज़ें हैं आप उसको पढ़ लें। सही है, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ लें और रिएक्ट के बेसिक्स पढ़ लें, वो पढ़ के आप आ जाएं तो मैं आपका यहाँ से नाम भी हटा दूंगा और आपको पूरी इज्जत के साथ वेलकम करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल आप पीछे किसी भी कंप्यूटर पर जाके बैठिए और प्लीज़ आवाज़ मत कीजिएगा, बस बाकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ जी, आप क्यों नहीं आए थे? क्या? बताओ ना, क्या उन क्यों नहीं आए थे? अच्छा, एरे मेथड क्या होता है भाई? चलो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? तो मैं तो बहुत ज़्यादा डरना चाहिए तुम्हारा, तो मैं सीधा भाई को मैसेज कर दूंगा। मुझे तुम्हारे भाई का नाम याद रहता है, तुम्हारा नाम पता नहीं कि मुझे याद नहीं रहता। पीछे जाओ और जो चीज़ है उसको रिवाइज करो। ठीक है, वो रिवाइज करके दोबारा वापस आओ। तुमने तो W3 स्कूल के वो पूरे मेथड्स भी पढ़े थे ना, तो वो क्यों भूल गए इतनी जल्दी? ठीक है, एक काम करो, जो पुराना है उसको पहले जाके पीछे किसी भी कंप्यूटर पे बैठ जाओ, उसको रिव्यू करो, जो पुराने जो मेथड्स हैं उसको रिव्यू करके आओ, फिर इस क्लास में आपको ज्वाइन कर लेंगे। हाँ सर, आप लास्ट क्लास में आप क्यों नहीं आए थे? आपकी या आपके घर की? तो फिर आप क्यों नहीं आए थे? आई थिंक 2 घंटे में अगर आप नहीं आते रात के, तो रात को कौन सी कंस्ट्रक्शन होती है भाई? खुद तो नहीं बना रहे? यार मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ यार, मैं लाइसेंस सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे नहीं पता कि रात को कौन सी कंस्ट्रक्शन होती है। इवन अगर आप रात को ठंड में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको पता है कि कंक्रीट का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, वरना आपके घर की दीवारें गिर जाएंगी। चलें, आप आपने लास्ट कितनी क्लासेस आपने उठाई हैं? 4 क्लासेस उठाई हैं। आपका नाम क्या है? क्या? कबीर। तो बिलाल भाई से पढ़ा है आपने? के से? सॉरी यार, एक आपकी तारीफ भी लिख लेते हैं। मुझे याद रहेगा ना। तो चलो आप मुझे बताइए कि एरे मेथड्स क्या होते हैं? एरे क्या होती है? एरे स्ट्रिंग होती है? अच्छा। अच्छा, नहीं, कम से कम ये होगा ना कि पीछे वो आवाज़ नहीं करेंगे, आप टेंशन ना लें। आवाज़ नहीं। नहीं नहीं, हो जाएगी टेंशन। अच्छा, वो पीसी नहीं चल रहा है? अच्छा, सॉरी यार, आप लोगों की किस्मत ख़राब है। तो आप अब पीछे तो जा नहीं सकते, आप अपने घर जाएं और इसको रिवाइज़ करके आएँ। ठीक है, जब आप रिवाइज़ कर लें, संडे वाले दिन हमारी क्लास होती है जिसमें प्रैक्टिस की क्लास होती है। तो आप सबसे पहले ख़ुद से जो बेसिक्स हैं आपकी, सही है, बेसिक्स समझ रहे हैं, यानी कि जो जावा स्क्रिप्ट है उसके बेसिक्स वो पहले पढ़ें, फिर आप क्लास को ज्वाइन करें। मैं एडवांस कोई चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। एरेज, स्ट्रिंग्स, एरे मेथड, स्ट्रिंग मेथड, ये बिल्कुल बेसिक्स है। तो कम से कम आप बेसिक्स पढ़ के आएँ, तो अभी जो मैं रिएक्ट की चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जाके कंस्ट्रक्शन कीजिए, इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होगी। आप सर, आपको एरे नहीं पता, आप एरे को स्ट्रिंग बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताएं वो मेरी बात आपको कैसे समझ आएगी? प्रॉब्लम यही है कि जो बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है आप पहले वो पढ़ के आएँ। आप बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट को एक दफ़ा रिवाइज़ करें, जो लास्ट क्लास में मैंने जो भी बातें बताई हैं वो आपको खुद से समझ आ जाएंगी, मुझे आप दोबारा मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या कराया है? मैप कराया है ना। मैप बेसिक्स जावास्क्रिप्ट का पार्ट था, जो मतलब बेसिक्स पढ़ के जो आखिरी वाली जो जावास्क्रिप्ट की क्लासेस थी उसके अंदर ये पार्ट था, इवन डोम से पहले।
अभी तक डोम तक मैं पहुंचा भी नहीं था, तो मैंने मैप, ई फॉर ईच और ये सब पढ़ा दिया था। तो लास्ट क्लास में जो हुआ था वो बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट का रिपीटिशन था। लास्ट क्लास में मैंने कोई ऐसी भी चीज़ नहीं पढ़ाई है जो न्यू हो, सब कुछ पुराना ही मैंने रिपीट कराया था, बस रिएक्ट में उसको इस्तेमाल करवाया था। ठीक है, तो आप बेसिक्स जो हैं उसको पढ़ के आएँ। फिलहाल आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को अभी यहाँ बिठा नहीं सकता। ठीक है, आपका नाम क्या है? मुबीन, मुबीन। आप भी बिलाल साहब की क्लास हैं? तो आप लोगों ने कितनी क्लासेस ली हैं? कौन सी? अरे यार हाँ, मैं समझ गया क्यों नहीं हुआ ऐसा। वो असल में मैंने ड्यूअल स्क्रीन किया हुआ था, तो उसने एक स्क्रीन पकड़ ली होगी, एक स्क्रीन छोड़ दिया उसने। चलो मैं उसको देख लेता हूँ, उसका क्या किया जाता है। इवन जो लास्ट क्लास में जो हुआ उसका रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मसला हल कर देते हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं। जी, तो आपने बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ी है? कुछ रिवीजन है आपका? तो आप मुझे बताइए, एरे क्या होती है? सही है। एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? सही है, जीरो से शुरू होता है। एरे मेथड्स का पता है कुछ? तो एरे मेथड्स में मैप क्या करता है? एरे मेथड कोई भी याद है? कोई बता दें। पुश, वो क्या करता है? ठीक है, एरे की लेंथ कैसे मिलती है? वो कैसे लगता है? सही है। एरे की लास्ट वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? स्प्लाइस है। स्प्लाइस से कैसे निकालोगे तुम? लास्ट वैल्यू का इंडेक्स कैसे पता चलेगा, चलो ये बता दो। चलो, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? तुम्हारी बचत है पैड़ा। सही है। आपका नाम क्या है? अरसलान साहब। आप भी बिलाल साहब की क्लास हैं? तो आपका कुछ रिवीजन है? हाँ, सही है। देखिए, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछ के टाइम जाके नहीं की ज़रूरत तो नहीं है। आप समझ तो गए होंगे मैं किस तरह के सवाल पूछूंगा, तो आपको पता होगा आपको पता है या नहीं। तो अगर आपको पता है तो आप बोलें, मैं पूछ लेता हूँ। अगर नहीं पता तो बराए मेहरबानी आप भी नेक्स्ट वीक में जो पुराना है उसको रिवाइज़ करके आइएगा। मैं इसी तरीके से कुछ चंद आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि हमारे पास जो भी कोर्स है वो रिएक्ट का है, और रिएक्ट बगैर बेसिक्स के पढ़ाना फजूल है। मैंने ये पहले भी 2 घंटे का इनका टाइम ज़ाया किया है यही बताते हुए कि भाई जब बेसिक नहीं आएगी तो मैं आगे कैसे ले जाऊँगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीक पे जो पुराना है एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख लें, आप बिलाल की वीडियोस देख लें। मैं सिर्फ ये आपको बेसिक क्वेश्चन तो पता लग गया, बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूँ। एरे मेथड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स अगर आपको नहीं आएगी ना तो रिएक्ट पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो जो आप लास्ट टाइम की जो क्लासेस हैं उनको आप देख कर आइएगा। सही है, और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके आइएगा। इसके अलावा एरे मेथड्स में मैप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो रिएक्ट की मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस ली हैं वो भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा कि रिएक्ट कम अज़ कम इधर तक तो आप कम अज़ कम पहुँचा लें कि ये वाला जो हमने चीज़ की है ये आपको पेज नज़र आ जाता है, तो मतलब कि आप अभी रिएक्ट पढ़ने के काबिल हो चुके हैं। ये सब मेरी जो प्लेलिस्ट है वेब एंड ऐप 3 की, उसके अंदर वीडियोस में इतना तो सब क्लियर है। सही है कि कैसे होगा। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीक में आ जाइएगा। आप आ जाएं, आप तो मेरी क्लास के हैं, मुझे याद आता है। तो लास्ट वीक कोई रिवीजन है आपका? पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे आप? कहाँ पे? नहीं नहीं, ये बुरी बात है ना। शॉपिंग करने आप गए थे तो आप आपने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था? उससे पहले वाली क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में हमने क्या किया था? अच्छा, मैप मैप यूज़ किया था आपने? मैप कैसे यूज़ करते हैं? मतलब एक एरे है, उसके ऊपर मैं मैप कैसे लगाऊंगा?
सही है, उसमें क्या पास होता है? मैप में? अच्छा, कंपोनेंट में हम डेटा कैसे पास करते हैं? अच्छा, कंपोनेंट लिखते कैसे हैं? नहीं, कंपोनेंट मैं शुरू कैसे करूँगा, बनाना कैसे शुरू करूँगा? फिर? हम्म, नहीं, आप जो पुरानी जो क्लासेस हैं उसको रिवाइज करें, और आप कल आ जाइएगा। सही है, जो पुरानी एटलीस्ट जो क्लासेस हैं उसको आप रिवाइज करके आइएगा, जो रिएक्ट किए हैं। सही है, फिर आपको इंशाल्लाह कल हम और आगे ले जाएंगे। नहीं, सॉरी। सही है, तो जो लास्ट टाइम आए थे वो थोड़ा बहुत दुआ मांग रहे होंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखें, प्रॉब्लम ये है कि वही वाली बात है कि जो जिनको बेसिक्स नहीं आ रही उनके लिए ये क्लास पढ़ाना फजूल है। सही है। लास्ट टाइम मेरी एक्सपेक्टेशन, जो सच बात है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही बच्चे आ गए, वरना मुझे पता होता है कि फिर जो रिएक्ट होती है ना उसमें कोई 10-15 बच्चे बचते हैं जो कि वाकई सीरियस होते हैं। सही है, वो खुद भी पढ़ रहे होते हैं, आगे दूसरों बच्चों को भी पढ़ने देते हैं। अब की क्लास में क्या हुआ है कि ना वो पढ़ रहे हैं, ना दूसरों को पढ़ने दे रहे हैं, ना वो खुद कुछ कर रहे हैं। सही है, तो पहले तो वो खुद चले जाते थे, मैं कुछ नहीं कहता था। अब की बार क्या हुआ है कि हाँ, जब रिएक्ट में पढ़ा लेता हूँ, जब वो नोड का टाइम आता है, मैं बोलता हूँ भले भले आके बैठ जाओ, क्योंकि मुझे पता है उनको समझ में आना तो वैसे भी कुछ नहीं है। लेकिन अब की बात प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चे सीरियस हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो रिएक्ट का काम सीखें। ठीक है, जो भाई टाइम पास करने आ रहे हैं, जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। आप इस क्लास में, आपका नाम क्या है? अब्दुल? लास्ट वीक आप आए थे? आप पीछे जाएं, वो आपको समझा देंगे क्या कहानी हुई है। अब्दुल, अब्दुल बर, अरे यार। सही है, तो आप लोग भी जो हैं, एटलीस्ट जब यहाँ आप आए तो जो पिछला है वो कम से कम थोड़ा रिवाइज करके आए। पहले मुझे बताएंगे यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये वाली स्क्रीन अपने पीसी पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे भी लेकर आ चुके हैं? ठीक है, गुड है। सही है, तो थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा हमारा आधा घंटा लगा है इस सारे प्रोसेस में, लेकिन ये ज़रूरी है। हाँ, हो रही है। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो स्टेज है रिएक्ट की, उसमें हमें फिल्टर्ड बच्चे चाहिए। जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो प्लीज़ बातें ना करें, वरना बाहर चले जाएं। सही है, तो इधर से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जब ये आपकी ऐप स्टार्ट होती है रिएक्ट की, तो ये कुछ इस तरह की ऐसे फाइल आती है। रिएक्ट को समझने के लिए पहले बस आप इसकी थोड़ी बेसिक्स को समझें। सबसे पहले ये याद रखें कि ये एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी हमने बार बार बताया था कि वो एक सिंपल आपका एक कोड होता है जो आपको दिया जाता है उसको इस्तेमाल करने के लिए। और लाइब्रेरी में हमें पता है रिएक्ट कौन सी लाइब्रेरी है? फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, मतलब जो जस्ट फ्रंट एंड का काम है उसको सपोर्ट करती है। दूसरा, रिएक्ट की खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है? डेटा, डेटा मैनेजमेंट, डेटा को पास करना, डेटा को यूज़ करना, रिएक्ट की क्वालिटी है। ठीक है, तो इस दो मेन काम के लिए रिएक्ट इस्तेमाल होती है। रिएक्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, जो बेसिकली उसका मैप है, वो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। पूरी रिएक्ट जो बनी हुई है वो किस पे बनी हुई है? कंपोनेंट्स पे बनी हुई है। तो कंपोनेंट वाइज ये डेटा पास होता है, कंपोनेंट पे ही बन के आपका सारा जो फ्रंट एंड है वो बनाया जाता है। और ब्रेक डाउन भी हमने थोड़ा बहुत
सिखाया था। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी थी कि जो जावास्क्रिप्ट है वो जो रिएक्ट की थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, जिसमें सबसे बड़ा हमारा जो एक डिफरेंस था वो क्या था नॉर्मल और JSX में? HTML। हम लोग JSX में HTML लिख सकते हैं, हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में HTML नहीं लिख सकते। ये सबसे बेसिक और सबसे बड़ा डिफरेंस है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की जावास्क्रिप्ट पे। दूसरा एक फ़र्क हमने देखा था कि जो HTML के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे क्लास, फॉर, इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम लोग HTML में तो जस्ट क्लास इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब रिएक्ट में क्योंकि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? JSX। समझ रहे हैं? तो ये JSX है, तो JSX में ये एट्रीब्यूट क्या बन जाता है? और इसकी वजह मैंने आपको क्या बताई थी कि जो क्लास है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, क्या है? कीवर्ड। और कीवर्ड क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट ने अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, अब आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर है, तो फॉर लूप के लिए इस्तेमाल होता है, तो फॉर लूप के लिए तो लेबल जो होता है आपका HTML का टैग है लेबल, उसके अंदर फॉर का एट्रीब्यूट होना लाजमी है। तो अब वो फॉर जो है हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने फॉर लूप में यूज़ कर लिया है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसी जगह पे? HTML4। तीसरा हमने JSX का हमने एक क्वालिटी चूज देखी थी कि हमेशा आपको क्या लगाना चाहिए? एक सेल्फ क्लोजिंग टैग को आपको स्लैश देना है, यानी कि क्लोजिंग टैग का होना लाजमी है। दूसरा हमने एक चीज़ देखी थी कि जो कंपोनेंट है वो बेसिकली कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है? फंक्शन, जिसके नाम का पहला कैपिटल लेटर कैपिटल होता है। दूसरा, इस फंक्शन यानी कि इस कंपोनेंट में हमेशा आपको क्या मिलता है? रिटर्न। तो बेसिकली आपको जो स्क्रीन पे दिखता है, जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो क्या होगा? जो इस रिटर्न से अंदर रिटर्न, जो HTML रिटर्न हो रही होगी वही आपको स्क्रीन पे दिखता है। बात समझ आ रही है? दूसरा हमने ये चीज देखी थी कि JSX, या उसको रिएक्ट आप कह लें, इसका एक क्या होना चाहिए? पेरेंट एलिमेंट। इसकी सारा जो डेटा है, सारा जो HTML है वो एक किस में रैप होना चाहिए? पेरेंट एलिमेंट। इसका पेरेंट एलिमेंट होना लाजमी है, अगर इसका पेरेंट एलिमेंट नहीं होगा तो वो आपको एरर देता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी थी। दूसरा एक रिएक्ट की क्वालिटी थी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट। हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से दूसरे फंक्शंस को, हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं पूरी की पूरी CSS को, हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरी इमेजेस को। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसने क्या किया हुआ है? ये SVG एक इमेज है, ये वही इमेज है जो कि बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रही है। ये बेसिकली ये इसकी बात कर रहा है, ये एक इमेज है, ये इस इमेज को रोटेट कर रहा है CSS के थ्रू। सही है, तो इस इमेज को इसने कैसे कॉल किया? इंपोर्ट लोगो। ये लोगो बेसिकली उसने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, एक नाम बनाया है, और जिसमें क्या सेव हुई हुई है? अब इमेज। और ये इमेज कहाँ पास हुई हुई है? इमेज के SRC में। अच्छा, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये क्या थे? जावास्क्रिप्ट। हमने देखा था कि जब भी आप ये जो पोजीशन है फंक्शन के नीचे और रिटर्न के ऊपर, ये किस चीज के लिए होती है? जावास्क्रिप्ट। इसके ऊपर हम दोबारा जाके देखते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो पोजीशन है फंक्शन के नीचे और रिटर्न के ऊपर, ये प्योर जावास्क्रिप्ट के लिए। आप यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे वो आप यहां करेंगे। दूसरी चीज, रिटर्न। जो आप HTML लिखेंगे वो हमेशा किसके अंदर लिखेंगे? रिटर्न। ये पैरेंथेसिस मैंने राउंड क्यों लगाए थे? मल्टी लाइन के लिए। अगर आपको पता है कि आपने जो रिटर्न करना है वो मल्टीपल लाइंस हैं, तो वो मल्टीपल लाइंस क्या होंगी? आपको रिटर्न के पैरेंथेसिस में लिखनी होंगी। अगर आप ये पैरेंथेसिस नहीं लगाते तो सिर्फ आप एक लाइन लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको रिटर्न में आपने HTML लिखनी होती है, वेल एंड गुड, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ HTML लिखनी है, मुझे HTML में कोई वेरिएबल भी पास करना पड़ जा सकता है। और वेरिएबल किसकी क्वालिटी है? जावास्क्रिप्ट। वो HTML में नहीं होता, वेरिएबल नाम की चीज़ कोई HTML में नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे इसको एक वेरिएबल पास करना है, मतलब आप HTML में क्या यूज़ करना चाहते हैं? जावास्क्रिप्ट। तो ये पॉसिबल है रिएक्ट में कि जब आप HTML के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है तो आपको सिर्फ क्या लगाना पड़ता है? कर्ली ब्रेसेस। तो जब आप कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं तो आप किस में पहुंच जाते हैं? जावास्क्रिप्ट। लेकिन हमने लास्ट टाइम एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी। हमने बोला था कि ये हम किस में आ गए? जावास्क्रिप्ट। लेकिन इस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या लिख दिया?
HTML। तो अब ये फिर किस में आ गया दोबारा? अब मुझे अगर फिर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है तो फिर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? कर्ली ब्रेसेस। तो आप सबसे पहले जावास्क्रिप्ट से किस में आए? HTML। फिर HTML से किस में आए? फिर जावास्क्रिप्ट से किस में आए? फिर HTML से जावास्क्रिप्ट। किसको? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ वो कल जो आपके एक्सटेंशन है वो उसको कलर अलग दे रही है, वैसे सेम चीज़ है, जावास्क्रिप्ट भी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्रोसेस है, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आप सबको पता है क्या होता है, सही है। ऑब्जेक्ट और एरे बहुत सेम डेटा टाइप है, सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो 0 1 2 3 4 होता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका इंडेक्स नंबर आप खुद डिसाइड करते हैं, मतलब आप खुद लिखते हैं। आप लिख सकते हैं 0, आप लिख सकते हैं 1, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं डेटा, आप ये भी लिख सकते हैं नेम, आप ये भी लिख सकते हैं एज। ये सारे क्या हैं? उसके कीज़ हैं, आइडेंटिफायर्स हैं। तो कीज़ उसके अगेंस्ट में क्या होती है? वैल्यू। अब वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू जो होती है वो कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, वो एक दूसरा एरे भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकती है, वो फंक्शन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जिस किस्म का डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू बन सकती है। ये बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस निकालने का मकसद हमने देखा था, हम तरीका देखा था कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कहीं फंसा हुआ एक डेटा है, तो हम उस डेटा तक कैसे पहुंचेंगे, उसका एड्रेस कैसे बनाना है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, हमने बस एक रूल याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? डॉट। अगर एरे है तो क्या लगेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। अगर फंक्शन है तो क्या लगेगा? पैरेंथेसिस। समझ आ रही है बात? और अगर वेरिएबल है तो क्या लगता है? वेरिएबल का नाम। बात समझ आ रही है? गुड। तो ये हमारा एक बिल्कुल क्विक रिकैप था। उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम लोग जैसे ही अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले आके अपनी app.js को साफ करते हैं, सही है। उसके बाद हमारा ये जो फोल्डर है, इसके अंदर src के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐप हमें चाहिए, और app.css में फ़िलहाल रहने देते हैं क्योंकि css की फाइल लगी हुई है। ये app.test आपके किसी काम में नहीं आएगी। ये लोगो मैंने वैसे ही डिलीट कर दिया है। ये जो रिपोर्ट वेब वाइटल्स है इसको आप फिलहाल रहने दें, इसको डिलीट ना करें, सही है। क्योंकि ये बेसिकली रिपोर्ट वेब वाइटल्स जो है, जो आपकी प्रोग्रेसिव वेब ऐप, किसी ने नाम सुना है? एक एप्लीकेशन टाइप है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप। कभी आपने नोट किया कि अगर आप मोबाइल के ब्राउज़र पे नेटफ्लिक्स खोलें तो इस तरीके से खुल जाती है जैसे कि कोई एक एप्लीकेशन हो, जैसे आपकी फेसबुक की एप्लीकेशन होती है, वो बिल्कुल वैसे काम करती है, और ऐसा फील भी होता है, पूरी स्क्रीन पे छा जाती है और ऐसा लगता है एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेब ऐप, जो कि होती एक वेबसाइट है लेकिन ट्रीट किस तरीके से हो रही होती है? एप्लीकेशन। तो ये जो रिपोर्ट वेब वाइटल्स है, ये एक सिंपल सी एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की जो बेसिकली ये वाला काम करती है। आप इसको सिंपल रहने दीजिएगा, आप इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप index.js में जाएंगे तो मैंने इसका थोड़ा एक मकसद बताया था, react.strict mode। किसी को याद है इसका क्या मकसद है? सही है। जो हम लोग रिएक्ट पे अब जब कोडिंग कर रहे हैं, लाजमी सी बात है हम एरर करेंगे, एरर आएगा, गलती करेंगे। तो जो रिएक्ट के अंदर आप गलतियां होती हैं वो कौन पकड़ लेता है? react.strict mode। मतलब इसमें हम उसको कह रहे हैं कि अगर हमें छोटी से छोटी भी गलती कर रहा हूं ना तो वो मुझे बताओ। इवन ये इतना माइनर माइनर गलतियों को पकड़ता है कि यहां पर आपने अगर फर्ज करें import use state from react, आपने देखा इसने ऑटोमेटिकली यूज स्टेट के बाद स्पेस दे दी, और ये आगे से भी यहां से स्पेस दे दी, क्योंकि ये भी स्ट्रिक्ट मूड पकड़ता है कि जो आपका स्टैंडर्ड मेथड है, जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके आगे और उसके पीछे एक एक स्पेस आपको देना चाहिए ताकि कोड अच्छा दिखे। तो ये भी वो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ रहा होता है। अब आप फर्ज करें कि ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। जब आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो भी ये आपको वार्निंग दे रहा होता है कि आपने यहाँ पे ये चीज़ इंपोर्ट करी है लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी वो आपको वार्निंग देता है। ये कौन करता है? react.strict mode। लेकिन स्ट्रिक्ट मूड का एक सिर्फ फॉल्ट है, एक नुकसान होता है, किसी को याद है? वो एक ही कंपोनेंट को दो दो बार चलाता है। आप कोई भी एक कंसोल करेंगे किसी कंपोनेंट में, इस वक्त क्योंकि स्ट्रिक्ट मूड लगा हुआ है तो वो कितनी दफ़ा चलेगा? दो बार चलेगा। इतना क्लियर है? सही है। उसके बाद हमने इनलाइन CSS का रूल देखा था,
अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो, तो मुझे पता है कि मेरा यहाँ पे लिख के क्या आ जाएगा, हेलो। इसको थोड़ा स्पेस को कम करते हैं, थोड़ा साफ दिखे। ठीक है। अब आप सबने स्टाइल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस सॉरी, एचटीएमएल में लगाना तो बहुत आसान थी, लेकिन अब कहानी है किसमें, रिएक्ट में। तो जब आप स्टाइल लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या बना देता है, कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब क्या है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, जावास्क्रिप्ट को। अब मुझे पता है कि रिएक्ट जो उसका सीएसएस का सिंटैक्स है, जैसे कि ये हमारे पास सीएसएस है, क्या जावास्क्रिप्ट में ऐसी चीज होती है कि पहले डॉट लगा हुआ है, पहले कुछ, चलें इसको छोड़ दें, यहां से लेके यहां तक देखें, ये जावास्क्रिप्ट में किसी चीज के करीब करीब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट। ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज दिखता है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट है। टेक्स्ट अलाइन तो जावास्क्रिप्ट भी समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटर। ये जो है सेंटर, ये जावास्क्रिप्ट इसको क्या समझेगा, एक वेरिएबल समझेगा, वैल्यू नहीं समझेगा। उसकी वजह क्या है कि सेंटर है, इसके ऊपर क्या नहीं है, कोटेशन मार्क नहीं है। जब जावास्क्रिप्ट में आप कोई लफ्ज लिखते हैं और उसके ऊपर कोटेशन मार्क्स नहीं होता, तो जावास्क्रिप्ट को क्या समझता है, वेरिएबल समझता है। उसको क्या लगेगा, सेंटर क्या है, वेरिएबल। तो तकरीबन हमारे पास चीज सेम है, बस फर्क क्या है कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, कोटेशन मार्क्स लगाने हैं, एक चीज। दूसरी चीज कि अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के नाम है वो आपके जो रिएक्ट के इनलाइन सीएसएस के हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें आते हैं हम, और यहाँ पे हम इसको देते हैं बैकग्राउंड, या सिंपल आप दे देते हैं कलर। तो ये क्या काम करेगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट में आ चुके हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसके अंदर अभी क्या बनाना जरूरी है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आना सिर्फ पूरी कहानी नहीं है, हमें इसको किसमें इनरोल करना है, एक ऑब्जेक्ट। अब जब हमने इसको ऑब्जेक्ट के अंदर रखा तो हमें देखा कि हमारा कोई भी एरर नहीं आया, और यहाँ पर हमारा रेड कलर भी हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास और भी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप इनलाइन सीएसएस जो है वो कम से कम रिएक्ट में इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके कंपोनेंट जो हैं वो एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है। इनलाइन सीएसएस सिर्फ वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कंपोनेंट में जब आप डायनेमिक सीएसएस लगा रहे होते हैं। अब डायनेमिक सीएसएस का क्या मतलब है कि आप चाहते हैं कि एक बटन प्रेस हो तो इस एरिया का कलर रेड हो जाए, समझ रहे हैं। तो अब आप एक डायनेमिक सीएसएस लगाना चाह रहे हैं। जब आप डायनेमिक सीएसएस लगाएंगे, अब क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट है, तो आप करते क्या है कि आप प्रॉप से एक वेरिएबल उठा के लाते हैं, सही है। फिर उसके बाद आप इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं। अगर ये चीज ट्रू है तो इसका कलर क्या कर दो, रेड। अगर ये चीज फॉल्स है तो इसका कलर क्या कर दो, ब्लैक। ऐसी कंडीशन में आप यहां पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस। बात समझ आ रही है। तो आपके पास वैसे बहुत सारे तरीके हैं। इवन हम लोग ये भी कर लेते हैं कि हम लोग क्लासेस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कह लेते हैं कि जैसे कि आपके पास नेविगेशन आपने पढ़ा था बूटस्ट्रैप में, तो बूटस्ट्रैप में नेविगेशन में मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि आप दो क्लासेस को चेंज करके नेविगेशन बार को ब्लैक से वाइट और वाइट से ब्लैक कर सकते हो। एक बीजी डार्क होता है, एक बीजी लाइट होता है, सही है। और नेव डार्क होता है और नेव लाइट होता है। ये दो क्लासेस हैं जिनसे आपकी पूरी की पूरी आपकी जो नेविगेशन बार है उसका कलर पलट जाता है। तो अगर फर्ज करें कि आपके पास ना एक आपने यूज़र को ऑप्शन दिया हुआ है, एक बटन दिया हुआ है थीम का, वो थीम को डार्क पे क्लिक करता है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं कि ये जो क्लास आ रही है इस पर डिपेंड होना चाहिए कि इस नेविगेशन बार का कलर क्या होगा। अगर बटन ट्रू है तो आप बोलेंगे अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए तो आप ये डार्क वाली क्लास लगा दो, अगर ये फॉल्स हो जाए तो क्या लगा दो, लाइट वाली क्लास। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है, अब सिंपली आप फर्ज करें यहाँ पे कर सकते हैं कि लेट नेव क्लासेस, और आप इसको स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे नेव डार्क है, एक्सेट्रा जो भी आपकी हैं, और आप सिंपली यहाँ पे जो आपकी क्लास है इसको आप क्या पास कर सकते हैं, नेव क्लासेस। तो अब इसके ऊपर जो भी क्लासेस लगेंगी इस डिव के ऊपर वो यहाँ से डिसाइड होगा।
अब यहाँ पर आप सिंपली प्रॉप्स से डिसाइड कर सकते थे कि प्रॉप्स, फॉर एग्जांपल आपने बोला प्रॉप्स डॉट थीम अगर बराबर है ट्रू के, तो आपको पता है ये किस में जाएगा, इफ में। तो यहाँ पे आपने ये वाली क्लास बात समझ आ रही है। हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू सिंपल हमने एक कंडीशन बनाई है, एक वेरिएबल बनाया है जिसका हम लोग प्रॉप से फर्ज करें हमें डेटा आ रहा है। अभी तो मैं जाहिर सी बात है प्रॉप से डेटा नहीं आ रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल पे बता रहा हूँ कि प्रॉप से मुझे पता लग रहा है कि थीम क्या है, ट्रू है। अगर थीम ट्रू है तो मुझे उसको कौन सी क्लास देनी है, डार्क। अगर ये फॉल्स है यानी कि ये ट्रू नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है एल्स चलेगा। तो एल्स में मेरी क्लास क्या सेट हो रही है, लाइट। और आपको पता है कि जो रिएक्ट है वो चेंजेस पे इफेक्ट करती है, तो इसका मतलब है वो बटन जैसे ही प्रेस होगा तो वो पीछे से पलट देगी। सारा का सारा आपको पता है HTML आपकी रीराइट हो जाती है और आपकी चेंजेस जो हैं वो विद इन अ सेकेंड रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली थोड़ी बहुत कंडीशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं क्लासेस वगैरह के लिए। किस चीज़ के लिए, कंपोनेंट जब भी डेटा में चेंज होगा कंपोनेंट रीलोड होता है। प्रिवेंट डिफॉल्ट आपका जो पेज रीलोड है वो उसको रोकता है। कंपोनेंट रीलोड और पेज रीलोड में बहुत फर्क है। पेज रीलोड का मतलब है आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रीलोड हो चुकी है, और कंपोनेंट रीलोड का मतलब है कि रिएक्ट ने जानबूझ के खुद उस कंपोनेंट को रीलोड किया, उससे पेज रीलोड नहीं होता। इधर कंटेनर था, सही है। अब आपने ये तो चीज़ देख ली कि CSS को कैसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम भी आपको पता है। एक्सपोर्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उस फंक्शन का नाम, ठीक है। अब आप थोड़ी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपको ये बात बताई जाए कि भाई डिफ़ॉल्ट क्यों है। तो एक्सपोर्ट करने की दो किस्में होती हैं। एक आपका होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और दूसरा होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। क्या होता है, नेम्ड और डिफ़ॉल्ट। एक आपका तो हमारे पास एक नेम्ड है और दूसरा है डिफ़ॉल्ट। ये किस चीज़ के टाइप्स हैं, ये हमारी एक्सपोर्ट की टाइप्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब देखें हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं सारसी के अंदर। नॉर्मली इसका नाम क्या रखते हैं, कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट्स में मैं इसको बोलता हूँ प्रोडक्ट, बल्कि पी इसका कैपिटल करना पड़ेगा, कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है। अब आपको पता है RFCE करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास हमने एक कंपोनेंट बनाया और वो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी एक फाइल में मैं अगर दूसरा कंपोनेंट बनाने के लिए जाऊं तो, जैसे मैंने लिखा फंक्शन प्रोडक्ट टू, आप देख रहे हैं कि वो एरर नहीं दे रहा। एक ही फाइल में मैंने कितने कंपोनेंट बना लिए, दो, तो वो एरर नहीं दे रहा। चले मैं इसको कर लेता हूँ। इधर हम लोग इसको ये वाला रिटर्न तो हमें लाजमी करना होता है, मैंने रिटर्न भी छाप दिया। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट टू, कौन सी, हाँ जाहिर सी बात है वो पूरी फाइल में अप्लाई होती है।
ठीक है, तो अब मेरे पास दो कंपोनेंट है, मेरे पास प्रोडक्ट कंपोनेंट और दूसरा प्रोडक्ट टू। अब प्रोडक्ट कंपोनेंट यहां पर तो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब मैं app.js में जाके मैं बोलूंगा import प्रोडक्ट कंपोनेंट, तो प्रोडक्ट कंपोनेंट जो है कंपोनेंट्स के अंदर प्रोडक्ट कंपोनेंट की फाइल से डायरेक्टली उठा के ले आएगा। अब आपको पता है कि कंपोनेंट को कैसे चलाना होता है, एक सिंपल टैग बना के। जब मैंने टैग बनाया तो हम यहाँ पे आके देखते हैं तो मेरे पास क्या लिख के आ रहा है, प्रोडक्ट कंपोनेंट। मतलब app.js के अंदर प्रोडक्ट कंपोनेंट चल चुका है, सही है, इंपोर्ट हुआ, सब कुछ हुआ। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं इस दूसरे वाले कंपोनेंट को कैसे चला सकता हूं, इसको एक्सपोर्ट अब कैसे करेंगे, कैसे? यहां पर फर्स्ट करें, यहां पे मैं कहता हूं इंपोर्ट, कर्ली ब्रेसेस में आते हैं इस पे। पहले एक मुझे बात बताएं, यहां पे ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक स्टाइल देते हैं, सही है। अब मुझे पता लग रहा है ये ब्लैक बॉर्डर किसका है, प्रोडक्ट कंपोनेंट का। तो जब इस प्रोडक्ट कंपोनेंट का ये बॉर्डर है, अब इसके अंदर मैं एक बनाता हूं डिव, सही है, और इस डिव के अंदर मैं कॉल करा लेता हूं कौन सा कंपोनेंट, प्रोडक्ट टू। प्रोडक्ट टू को मैंने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है, नहीं, तो यहां पे क्या आया, प्रोडक्ट टू कंपोनेंट। और अगर हम प्रोडक्ट टू कंपोनेंट के अंदर जाएं तो इसके अंदर वाकई क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट टू कंपोनेंट। अब फर्ज करो यहाँ पे हम इसको भी स्टाइल दे देते हैं और इसके स्टाइल में हम लोग कलर देके यहाँ पे इसको क्या दे देते हैं, रेड। तो ये वाकई ही प्रोडक्ट टू का कंपोनेंट है, सही है। इसका मतलब है कि मैंने प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिया है, प्रोडक्ट टू कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन ना मैंने इसको कहीं पे इंपोर्ट किया और ना मैंने इसको कहीं पे एक्सपोर्ट किया। इसकी क्या वजह थी कि ये प्रोडक्ट कंपोनेंट में यूज हो गया। इधर दो लॉजिक लग रही हैं। पहली लॉजिक, जब आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही थी तो शायद आपको याद हो, मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट सबसे पहले क्या पढ़ता है, फंक्शंस को पढ़ता है। वो पूरी फाइल में जाता है और किसको ढूंढता है, फंक्शंस को, ठीक है। ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू, सबको वो ढूंढ रहा होता है। जब इसके पास पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है तो फाइनली अब उसको आप कहां भी इस्तेमाल करें वो आपको फंक्शन दे देता है। यही वजह है कि प्रोडक्ट टू बना हुआ नीचे है लेकिन मैंने इसको कॉल कहां कराया है, ऊपर, लेकिन उसके बावजूद वो चल गया। दूसरी चीज अब कंपोनेंट की आपको यहां पे पता लग रही है कि अगर एक ही फाइल के अंदर दो कंपोनेंट हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर यूज हो सकते हैं विदाउट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि आप खड़े तो उसी फाइल के अंदर है ना जिसमें प्रोडक्ट टू है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा फंक्शंस। आप index.js के अंदर ऊपर फंक्शन बनाए, आप उसको नीचे कहीं पे इस्तेमाल कर लें, आप कर सकते हैं। आप नीचे कोई फंक्शन बनाए उसको ऊपर आप कहीं भी इस्तेमाल कर लें, आप उसको कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसके जैसा मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब मैं प्रोडक्ट टू कंपोनेंट को कहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, जैसे यहाँ पे app.js। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट टू को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ नहीं चाहिए, सही। और इसको हम लोग एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं दोबारा से, कौन सी, बॉर्डर। बॉर्डर इसको देते हैं 2px सॉलिड और इसको हम दे देते हैं ग्रीन, ठीक है। अभी ये कंपोनेंट कहीं भी यूज नहीं हो रहा, इस वजह से इसका कलर क्या आ रहा है, थोड़ा डल आ रहा है। एक काम करते हैं, इसके नाम के आगे हम क्या लिख देते हैं, एक्सपोर्ट। आपने नोट किया मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट कंपोनेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट टू के मैंने ठीक फंक्शन के आगे क्या लिख दिया है, एक्सपोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये एक्सपोर्ट हो चुका है।
तो लाजमी सी बात है मुझे ये कहाँ पे मिलना चाहिए, app.js में। अब यहाँ से इस फाइल से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट कंपोनेंट की फाइल से, और इसी के अंदर मेरा कौन सा कंपोनेंट भी बना हुआ है, प्रोडक्ट टू। तो इसका मतलब है क्या मैं ऐसे करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट टू मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, वो मुझे एक एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि ये किसको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, करली ब्रेसेस। अब इसकी वजह क्या है थोड़ा इसको समझें, कि एक फाइल में से सिर्फ एक क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं उर्दू में, कि जो चीज़ ऑटोमेटिक हो, जो आपको समझानी ना पड़े, जो आपको पता है कि आप ये मांगेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो एक फाइल में से सिर्फ एक कंपोनेंट डिफॉल्ट हो सकता है, सही है। और उस कंपोनेंट वो जो है वो डिफॉल्ट कंपोनेंट है। आपको कैसे पता लगता है कि जब आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ भी है, जस्ट उसका क्या लिखा हुआ है, नाम। तो ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए किस तरह का एक्सपोर्ट है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। तो अब आपको पता चल गया ये डिफॉल्ट है, तो लाजमी सी बात है आप ये समझ गए होंगे कि ये किस तरह की एक्सपोर्ट है, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है। नेम्ड एक्सपोर्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर नाम के आके एक्सपोर्ट हुआ हुआ होता है। अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने का तरीका सिंपल क्या है, इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, करली ब्रेसेस। जब आप इसको करली ब्रेसेस लगा रहे हैं तो आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि ये किस तरह का एक्सपोर्ट है, नेम्ड एक्सपोर्ट है। तो एक सिर्फ क्या हो सकता है, डिफॉल्ट, और मल्टीपल, ये जो आपके नेम्ड हैं ये तो मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अभी काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने की कोशिश करते हैं। अब याद रहे कि ये उसी फाइल में यूज हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि app.js के अंदर सबसे पहले कौन इंपोर्ट हुआ है, प्रोडक्ट कंपोनेंट। लेकिन किस तरीके से इंपोर्ट हुआ है, डिफॉल्ट। और उसके बाद क्या इंपोर्ट हुआ है, प्रोडक्ट कंपोनेंट। और ये किसके थ्रू हुआ है, नेम्ड। अब इनकी बाउंड्रीज भी अब आपको पता लग रही हैं, क्यों, क्योंकि इनको मैंने अलग अलग इंपोर्ट करके आपके app.js के अंदर ऊपर मैंने इसको इंपोर्ट किया हुआ है, और उसके बाद इसको इंपोर्ट का मतलब मेरा बेसिकली है कि यहाँ पे चलाया हुआ है। ऊपर मैंने किसको चलाया है, प्रोडक्ट कंपोनेंट को, नीचे किसको चलाया है। अब इसका मतलब अगर मैं इसको काट के यहाँ से, ज़्यादा बेटर है कि इसको आमने सामने देखते हैं, इसके ऊपर लगा दूं तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये HTML है, याद है, जाहिर सी बात है, जो डिव आप HTML में ऊपर बनाते थे वो ऊपर बनता था, जो डिव को आप नीचे बनाते थे वो नीचे बनता था। तो ये सेम ही तो है, सेम HTML है, सब कुछ सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पे आप नए टैग्स बनाते हैं, यानी कि नए कंपोनेंट बनाते हैं, वो आप खुद बना रहे होते हैं। और उस कंपोनेंट के पीछे जो भी HTML का कोड होता है वो सीधा सीधा यहाँ पर आकर चिपक जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कंपोनेंट यहाँ पे चलाने का मकसद ये है कि इस कंपोनेंट के अंदर जो भी रिटर्न हो रहा था, जो भी HTML रिटर्न हो रहा था, वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। बात समझ आई सबको। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है आपका नेम्ड इंपोर्ट और डिफॉल्ट इंपोर्ट का, या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, दोनों में से आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। उसके बाद हम एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये एक अच्छी सी इमेज बनाई हुई है इन्होंने, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। SRC में आकर मैं इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि SRC में नहीं, इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर ही इंपोर्ट कर देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, इमेज। इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन होता क्या है, फाइल टाइप। किसी को पता है कि जो आपके पास सिर्फ एक ऑडियो होती है उसका टाइप क्या होता है, MP3 होता है। जो एक वीडियो है उसका टाइप क्या होता है, .mp4। दूसरा किसी को पता है क्या, MKV के अलावा आपको किसी ने वीडियोस डाउनलोड किए यूट्यूब की, उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है, क्या, वेब पी जो है वो बेसिकली गूगल इमेजेस का फॉर्मेट है।
FLV देखा है कभी? .FLV, आप कभी यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कीजिएगा वो .FLV से डाउनलोड होती है, सही। एक है .AVI, आपके पास जो पुरानी पहले शादियों की वीडियोस आती थी ना, वो CD में डाल के देते थे, तो उनका फॉर्मेट होता था .AVI। तो ये सारी एक्सटेंशंस हैं। इसके अलावा जो इमेजेस हैं, JPEG, JPEG, WebP, PNG, ये सारी क्या हैं? एक्सटेंशंस हैं। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? सिर्फ इस फाइल का नाम, इसकी एक्सटेंशन नहीं है। तो अब आप प्रोग्रामर्स हैं, तो अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब भी विंडो नहीं इंस्टॉल करें या आपके कंप्यूटर में जो विंडोज़ है उसको आप इधर व्यू पे क्लिक करें, और व्यू पे आके इधर किसको क्लिक करना है? फाइल नेम एक्सटेंशंस। आप ये चीज़ हमेशा अब आप ओपन करके रखें। ये आपको विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं देता? उसकी वजह क्या है कि आप फर्ज करो अब इसका नाम बदल रहे थे, सही, गलती से आपने ये मिटा दिया, तो वो अब विंडोज़ को पता नहीं लग रहा है कि ये चीज़ क्या है। अब उसको ये नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, तो उसको ये नहीं पता है इसको चलाना किस सॉफ्टवेयर में, इसको इमेज व्यूअर में दिखाना है, इसको मीडिया प्लेयर में चलाना है, इसको ब्राउज़र पे खोलना है, ये PDF है क्या है, इसको कुछ नहीं पता, या WinRAR पे ओपन करना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो आम, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वालों को पता है कि जो आम पब्लिक है वो पागल है, सही है, वो ऐसी हरकतें करेगी, बाद में फिर चलाएगी कि अजीब बकवास विंडोज़ है, सही है, किसी चीज़ का नाम बदलो तो वो चीज़ गायब हो जाती है, समझ रहे हो? तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने इस आपके फीचर को ऑफ किया हुआ होता है। लेकिन अब आप इतने बड़े हो गए कि आप इस फीचर के साथ कम से कम आपको नहीं खेलना चाहिए, और आप चुप करके इसका इज्जत से नाम बदलेंगे और .jpeg रहने देंगे। इसकी वजह क्या है कि अब आपको प्रोग्रामिंग में कभी भी कोई फाइल को इंपोर्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसको आपको क्या देना पड़ता है? एक्सटेंशन नाम देना पड़ता है। अब फर्ज करेंगे मुझे ये चीज़ चाहिए इधर अपने app.js में, तो आपने देखा कि यहाँ पे पहले मुझे क्या लिखना होता है? इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के बाद मुझे उसको कोई ना कोई वेरिएबल देना है। अब वेरिएबल में मैं उसे देता हूँ माय इमेज। अब मुझे बताना है कि ये इमेज मैंने कहाँ से उठानी है, तो कंपोनेंट्स में जाओ, और ये क्या उठा के ले आया तो VS कोड यहाँ पे थोड़ा फेल हो चुका है, image.jpeg। तो मैंने उसको पूरा एक पाथ दे दिया, मैंने एक बाय इमेज बोला, फ्रॉम बोला, डॉट कंपोनेंट्स और image.jpeg। वैसे मैं थोड़ा बहुत क्लियर रहने के लिए कि कोई गलती ना हो, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, इसका नाम रीनेम करता हूँ, और रीनेम करके इस पूरे नाम को क्या कर लेता हूँ? कॉपी, और वो जाके मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ फॉर सेफ साइड, ठीक है, ताकि नेम में कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर नेम में कोई गलती हुई तो आपकी फाइल इंपोर्ट नहीं होगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको पता है कि IMG का एक टैग लगा सकते हैं, सही है। IMG के टैग में आपको पता है कौन सा, वो SRC का एट्रीब्यूट होता है। अब SRC के एट्रीब्यूट में वैसे वो मुझसे क्या पूछ रहा है? स्ट्रिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम उसको क्या पास करते हैं? स्ट्रिंग। लेकिन अभी मुझे उसको क्या पास करना है? वेरिएबल। जब वेरिएबल पास करना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट है। अब मैं बोलता हूँ इसमें माई इमेज पास कर दो, और हम लोग अपना जब वेब ऐप देखेंगे तो इसने क्या इंपोर्ट कर दिया? इमेज, ठीक है। ये इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो हम इसको स्टाइल में दोबारा लाके, और इसको हम लोग दे सकते हैं विड्थ हम दे सकते हैं 100px, सही है। 100px देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने साइज पे आ जाएगी। अब आपने सिंपली क्या कर लिया है कि इमेज SRC के टैग के थ्रू आपने अपनी इमेज इंपोर्ट कर लिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ये करने की ज़रूरत क्या थी? मैं डायरेक्टली ये भी तो कर सकता था कि मैं इस माई इमेज को उठाता, जैसे हम पहले HTML में करते थे कि स्ट्रिंग में मैं इसको क्या पास कर देता? components/image.jpeg। क्या ये ऐसे काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है? किसी को इसकी वजह समझ आती है? कोई लॉजिक बनती है इस बात की कि दो यहां पर दो तो नहीं चलता, सेम चीज, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज यहां पर दो तो चल जाता है। हालांकि आपको पता है कि वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल इसी चीज को अपने अंदर क्या कर लेता है? सेव कर लेता है। तो इसमें फर्क क्या हुआ?
किसी को कोई लॉजिक समझ आ रही है? नहीं, नहीं, स्कोपिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे रिएक्ट को, तो मैंने आपको एक फोल्डर दिखाया था, कौन सा? पब्लिक वाला। पब्लिक के अंदर एक फोल्डर था, कौन वो फाइल थी, कोई उसका नाम क्या था? index.html। इस index.html के अंदर एक div था, उस div का नाम क्या था? id root। id root, मैंने आपको कहा था आप रिएक्ट के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो कहाँ पे आती है? इस div root में आती है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि जो आपका img का टैग था वो भी कहाँ आया? इस div के रूट में। तो आपको पता है कि इसके अंदर आपके पास src है, तो अब आप इसको क्या पास कर रहे थे? /components/image.jpg। जरा आप इतना तो अब आप बन चुके हैं कि आपको ये बात समझ आए कि इस लाइन का क्या मतलब है, कि वो इमेज कहाँ ढूंढेगा? पब्लिक के फोल्डर के अंदर वो किस फोल्डर को ढूंढेगा? कंपोनेंट्स। और उस फोल्डर के अंदर किस चीज को ढूंढेगा? image.jpg। जो कि लाजमी सी बात है, गलत है, क्योंकि वो चीज वहां पे है ही नहीं। क्योंकि वो कंपोनेंट्स का फोल्डर कहाँ था? बेसिकली src के अंदर। तो इस वजह से अगर आप हार्ड कोडेड पाथ देते हैं, यानी कि स्ट्रिंग देते हैं, हार्ड कोडिंग इसी को कहते हैं ना, कि आप डायरेक्टली कोई पाथ दे दो। अगर आप इमेज का डायरेक्टली कोई पाथ देंगे तो वो बेसिकली ये करने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से आपको स्ट्रिंग नहीं मिल रही। सही है? इसको आप लाइव देख भी सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यही काम किया हुआ है। आप इंस्पेक्ट में जाएं और देखें वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सही है? और ये किसके अंदर है? div id root। अब वो बेसिकली पब्लिक के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट का फोल्डर ढूंढ रहा है, उस कंपोनेंट के अंदर क्या ढूंढ रहा है? image.jpg। लॉजिक समझ आ रही है? सही बात आप कैसे देंगे? अब आपके पास एक हल हो सकता है, आप उसको एब्सोल्यूट पाथ दें। सही है? एब्सोल्यूट पाथ का अब नुकसान क्या होगा कि ये आप अपने सिर्फ कंप्यूटर पे तो ये वेबसाइट नहीं रखेंगे, जाहिर सी बात है उसको डिप्लॉय होके किसी सर्वर पे जाना है। अब उस सर्वर पे इस इमेज का पाथ क्या बनेगा ये आपको थोड़ी पता है। आपका यहाँ पर आपके पास विंडोज़ है, सर्वर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? लिनक्स। वहाँ पे तो आपकी बिल्कुल तबाही हो जाएगी। आपका जो लिनक्स का पाथ सिस्टम होता है वो आपके विंडोज़ के पाथ सिस्टम से बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप कैसे करेंगे? तो उसका रिएक्ट ने क्या हल दिया हुआ है कि आप इंपोर्ट का वर्ड यूज़ करें। जो आपको इमेज इंपोर्ट करनी है, हम इसको दोबारा से मिटा देते हैं क्योंकि आईडी रूट के अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो रिएक्ट ने आपको क्या बोला हुआ है कि आपको अगर इमेज इस्तेमाल करनी है या कोई भी फाइल इस्तेमाल करनी है, कोई भी फाइल से मुताबिक MP3 है, MP4 है, सही है, कोई भी आपको फाइल इंपोर्ट करके चलानी है या दिखानी है, वो आप सबसे पहले उसका पाथ देके किस में सेव कराएंगे? वेरिएबल। अब क्या होगा कि जब ये रिएक्ट इसको बनाता है, इसको अपने कोड को बना के किसके अंदर पुश करता है? div id रूट में। तो जब वो इस लाइन पे आएगा तो वो देखेगा कि आपने एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर एक इमेज का पाथ सेव किया है। तो वो क्या करता है कि वो समझ जाता है कि मुझे यहां पर इस इमेज को, ये वाली इमेज पेस्ट करा के देनी है। बात समझ रहे हैं? तो वो क्या करता है कि वो इसके पाथ को बदल देता है, किसके मुताबिक? पब्लिक के फोल्डर के मुताबिक। वो खुद ऑटोमेटिकली इस चीज को हैंडल कर लेता है। हाँ, अगर आप गूगल से कर रहे हैं तो बहुत आसान है, गूगल से तो फिर डायरेक्टली लिंक दे दें, डायरेक्ट SRC के अंदर आप दे दें वो। क्योंकि आप, हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आप इसको थोड़ी लॉजिक समझे कि यहाँ पर ये क्रैश क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले एक पाथ पे उसको इमेज मिल रही थी और दूसरे पाथ पे उसको वो इमेज नहीं मिल रही। लेकिन अगर कोई लिंक है, अगर गूगल से आपने कोई इमेज डाली है तो उसका पाथ तो नहीं बदलेगा, भले वो पब्लिक के फोल्डर के अंदर रहे, वो SRC के फोल्डर के अंदर रहे, उसका पाथ तो सेम है क्योंकि वो गूगल पर है। तो वहां तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। मसला कहाँ पे आएगा? जब आपकी इमेजेस लोकल है। बात समझ आ रही है? हाँ, गूगल से गई तो आप गए। तो प्रॉब्लम यही है कि ये प्रिफर्ड होता है कि आपके पास सारी जो वेबसाइट की इमेजेस है वो कहाँ होनी चाहिए? आपके लोकल सिस्टम में होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, आपका खुद का सर्वर है, वहाँ पे डिप्लॉयड है, यानी कि इमेजेस वहाँ रखी हुई हैं, आप उसका लिंक इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अब वो आपकी इमेजेस हैं तो वो तो डिलीट नहीं होंगी। हाँ, गूगल की इमेजेस यूज़ करना बहुत रिस्की है, सही है,
पता लगा गूगल ने लिंक बदल के उसकी जगह दूसरी इमेज लगा दी, आपने पूरी हीरो इमेज लगाई हुई थी गूगल से छाप के, अब आपने अगले दिन वेबसाइट खोली, आपकी लिंक वो इमेज ही बदल गई। समझ रहे हैं? तो इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो लिंक वाला जो है हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं, लोकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोकल भी, और खुद डिप्लॉय करके भी इमेज का लिंक इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब मेरे पास AWS S3 है, S3 पे मैंने सारी इमेजेस डिप्लॉय की, अपलोड की, और उसका जो लिंक मुझे मिलता है वो मैंने अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर लिया। अब क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे पता है वो लिंक नहीं ख़राब होगा कभी भी जब तक मैं उसको चला रहा हूँ। ठीक है? वैसे आप क्लाइंट्स को ऐसे तंग भी कर सकते हैं, आप अपने S3 बकेट पे डाल के, क्योंकि 1 टेराबाइट की स्पेस वो आपको फ्री में देता है। सही है? आप उसमें इमेजेस सारी डाल के उसको वेबसाइट में दे दो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं आपको पैसे नहीं देते, बाद में उसकी सारी जो इमेजेस है ना उसको डिलीट कर दो। आपने इमेजेस डिलीट की, अब जो उसकी वेबसाइट थी उसको इमेज नहीं मिलेंगी, इमेज नहीं मिलेंगी तो आपको समझ सकते हैं कि इमेज वो पूरी वेबसाइट का क्या कबाड़ा होगा। ठीक है? फिर आप उसको बोलेंगे भाई पैसे दे दो, मैं 2 मिनट में इसको लाइव कर देता हूँ। तो थोड़े बहुत मसले मसाइल होते हैं फ्रीलांसिंग में, आप भी सीख जाएंगे टाइम के साथ। खैर, तो हमने CSS इस्तेमाल कर ली, हमने देख लिया कंपोनेंट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, हमने ये देख लिया कि इमेजेस का क्या रोल है, कंपोनेंट्स का क्या रोल है। अब थोड़ा सा दोबारा से उसी ट्रैक पे वापस आते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं किसको, यूज स्टेट को। इसका थोड़ा सफाया करते हैं, इस प्रॉप्स को हटाते हैं, इस पूरी चीज़ को हटाते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाए। इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि मसला क्या होता है रिएक्ट के वेरिएबल्स के साथ। सही है? मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आप यहाँ पर जो भी वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि इस वेरिएबल में अगर आप सेव करवाते हैं लेट माई काउंटर इट इज इक्वल्स टू 0, आपने एक वैल्यू सेव कराई माई काउंटर में, क्या 0, और यहाँ पे आपने फंक्शन ये किया ऐड नम, आपने बोला कि कुछ भी नहीं, और आपने यहाँ पे माई काउंटर जो है इसमें आपने क्या कर दिया, एक +1। ठीक है? और आपने यही चीज़ कहाँ पे यूज़ कर ली, माई नंबर, और आपने यहाँ पे माई काउंटर को यूज़ कर लिया। लेकिन माई काउंटर क्योंकि क्या है, एक वेरिएबल है, तो आप इसके अंदर कैरली ब्रेसेस लगा लेंगे। ठीक है? उसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डिव लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो फाइल है बेसिकली ये वो है JS फाइल है, इस वजह से ये थोड़ा सा परेशानी कर रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, .jsx कर सकते हैं। लेकिन JSX जैसे ही आपने किया तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि index.js के अंदर ऐप सही हुआ हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं। बटन का एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम क्या होता है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक कब चलता है, जब ये बटन क्लिक होगा, और जब ये बटन क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ऐड नम चलेगा। लेकिन जब ये +1 हो जाएगा तो एक कंसोल भी चलेगा जो कहेगा नंबर एडेड, करंट पोजीशन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, माय काउंटर। एक सिंपल सा मैंने फंक्शन बनाया, एक सिंपल सा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ तक चीज़ जावास्क्रिप्ट से बहुत मिलती जुलती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस फ़र्क क्या है कि मैंने ये वाला जो वेरिएबल है माय काउंटर वाला, इसको मैंने कहा है कि HTML में दिखाओ, और ये किसके आगे दिखेगा, माय नंबर लिखा हुआ आना चाहिए, और उसके सामने सबसे पहले तो 0 आएगा क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, 0। उसके बाद हमने एक बटन बनाया जो कि एक न्यू लाइन पे आएगा क्योंकि मैंने डिव के अंदर रैप किया हुआ है। इस बटन पे मैंने क्या ज्वाइन किया हुआ है, ऐड नम, यानी कि इस फंक्शन को मैंने कहा हुआ है कि जब ये ऑन क्लिक हो, जब ये बटन क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, ऐड नम। ऐड नम सिंपल क्या करता है कि इस वेरिएबल के अंदर 1+ कर देता है। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। ठीक है?
कंसोल में आते हैं तो ये चीज़ आपने कुछ टाइम पहले भी देखी थी, अब आप यही चीज़ दोबारा देख रहे हैं कि जब मैं उसको बटन को क्लिक कर रहा हूँ, ये एलसीडी थोड़ी सी अलग है, तो जब मैं इस ऐड के बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो वेरिएबल है, हालांकि ये वेरिएबल था, ये वाला वेरिएबल है, ये क्या हुआ है, 0, लेकिन यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, यानी कि फंक्शन चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही, हालांकि दोनों जगह पे मैंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, सेम वेरिएबल। तो इसका किसी को याद है रीजन क्या था, वॉचडॉग फंक्शन। हमने रिएक्ट की क्वालिटी पढ़ी थी कि जब भी उसका कोई वेरिएबल चेंज होता है तो वो कंपोनेंट को क्या करता है, रीलोड। अब ये आपका जो माई काउंटर है एक वेरिएबल है, जब वेरिएबल में +1 हुआ तो रिएक्ट ने बोला मेरा एक वेरिएबल चेंज हुआ, ये देखता है कि वेरिएबल किस कंपोनेंट के अंदर था, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ऐप, तो इसने ऐप कंपोनेंट को बोला कि तुम रीस्टार्ट हो जाओ। जब वो रीलोड हुआ तो दोबारा से लाइन नंबर 1 से काम शुरू होगा, तो वो देखेगा भाई फंक्शन बना, फंक्शन बना, उसके अंदर सबसे पहले 4 पे क्या बना रहा है, वो दोबारा से नया वेरिएबल, और इस वेरिएबल की दोबारा वैल्यू क्या कर दे रहा है, 0। अब जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो यहां पर क्या आएगा, दोबारा 0। तो अब मैंने इसका हल बताया था कि जाहिर सी बात है अब हमें वैल्यू तो याद रखनी है ना, हम जब एप्लीकेशंस बनाएंगे तो हम वैल्यूज तो यार, वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको तो हम नहीं बदल सकते। मैंने आपको इसका रीज़न बताया था कि जैसे इसकी ये एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो यही है कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपको वो वेरिएबल दिखाना है और आप चाहते हैं कि जब आपका यूज़र कोई बटन क्लिक करे तो यहाँ पर चेंज आए। अब आप देख रहे हैं वो चेंज तो शो ही नहीं हो रहा। दूसरा हल इसका मसला क्या हो सकता है कि आपने फॉर्म बनाया हुआ है, आपने फॉर्म पे जैसे ही कोई सबमिट का बटन दबाया तो जाहिर सी बात है वेरिएबल बदला, जो वेरिएबल बदला तो पूरा का पूरा फॉर्म खाली, वो अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लेकिन सोचें कि वो फॉर्म पास नहीं हुआ, मतलब वो फॉरवर्ड नहीं हुआ, सर्वर ने बोला आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। अब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो ऊपर अब यूज़र को क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आपने ये पासवर्ड गलत डाला है या आपने कैप्चा गलत डाला है, और आपका पूरा का पूरा फॉर्म साफ हो चुका है। तो वो यकीनन आपकी वेबसाइट में दोबारा नहीं आने वाला, वो दोबारा फॉर्म भी नहीं भरेगा, क्योंकि लोगों को जो यूज़र है उसको सबसे ज़्यादा तब चढ़ती है अगर कोई काम करते हुए, तो वो कौन सा होता है, फॉर्म। किस पे, वो बेसिकली इसका जो लोकल वेरिएबल है ना, ये लोकल स्कोप में उसको याद रख रहा है, लेकिन ये एक तरह से ये एक अनोमली है, ब्राउज़र नहीं, आपका जो फंक्शन है, फंक्शन का जो लोकल स्कोप है ये उसके अंदर वेरिएबल है। मेन उसका जो अपना वो है इसका जो ग्लोबल फंक्शन है उसको होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी अनोमली है, क्योंकि मसला क्या हो रहा है कि जब आपका फंक्शन दोबारा रिकॉल हो रहा है तो वो इसके अंदर जा नहीं पा रहा, क्योंकि ये फंक्शन है, जो फंक्शन बनता है वो उस वक्त चलता नहीं है। ये बात आप समझ रहे हैं। तो उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल था माई काउंटर, उसकी वैल्यू वहां पे प्रिजर्व रह रही है, वो 0 नहीं हो रही। जो ग्लोबल है सिर्फ उसकी 0 हो रही है। ये आप थोड़ा ग्लोबल और लोकल को ऐसा करके देखिएगा, ऐसा होता है। इसको हम एनॉमली कह सकते हैं। एनॉमली का मतलब होता है जो थोड़ा एक अजीब सिचुएशन हो, ठीक है। लेकिन रीज़न यही है कि जहाँ पर जब कोड 6 तक पहुँचा तो उसने फंक्शन बना दिया, वो बनाता है, चलाता नहीं है। तो उसकी जो पुरानी वैल्यू थी वो वाकई वही रहेगी, क्योंकि लोकल स्कोप में रह गया, ठीक है। खैर, इसको आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको भी तो प्रिजर्व रखना है। मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये ऐड का फंक्शन क्लिक हो तो यहाँ पर क्या आ जाए, 1, और नीचे भी क्या दिखना चाहिए, 1। सिर्फ कंसोल में ना दिखे, मुझे वहां भी दिखे। तो उसका हल हमने क्या निकाला था, बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स। और मैंने स्टेट के बारे में क्या बताया था, अब आप एक चीज नोट करें, जो रिएक्ट का खुद का फंक्शन है वो क्या है, वो डिफॉल्ट है। जो रिएक्ट का खुद का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या, किस तरह की एक्सपोर्ट है, डिफॉल्ट। और जो यूज स्टेट है वो किस तरह की डिफॉल्ट है, नेम्ड। बात समझ आ रही है। तो इसी वजह से आप ये बात समझ लें कि रिएक्ट में से जो ये फाइल है इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट है वो सिर्फ कौन है, रिएक्ट। अब जो भी चीज़ आप इसमें से इंपोर्ट करेंगे वो क्या होगी, नेम्ड, जिस तरीके से हमने कंपोनेंट में थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो अब ये यूज स्टेट क्या भला है,
यूज स्टेट आपका एक फंक्शन है। सबसे पहली बात तो यूज स्टेट क्या है? फंक्शन। एक फंक्शन है जो आपको कौन देता है? रिएक्ट। ये वाला जो फंक्शन है जो बेसिकली स्टेट आप जिसको कहते हैं, स्टेट बेसिकली कंडीशन को कहते हैं। अगर आप स्टेट की उर्दू में मायना देखेंगे तो आपकी जो डिक्शनरी है वो आपको बताएगी कि किसी भी चीज़ की कोई कंडीशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पूछते हैं कि यहाँ पर बाहर जो अभी वेदर है उस वो कितना है, 16 डिग्री सेल्सियस है या 14 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर पे ये जो आपकी अभी कंडीशन है इसको आप कहेंगे कि स्टेट ऑफ वेदर। ठीक है, ये अभी 16 है, जैसे ही ये 17 होगा आप बोलेंगे कि स्टेट ऑफ वेदर बदल गई। समझ रहे? जो कंडीशन अभी है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट। तो बेसिकली स्टेट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपके जो कंपोनेंट की कंडीशन है मैं उसको याद रखूंगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये नंबर वो 0 था मैं याद रखूंगा ये क्या है? 0। अगर आपने इसको 1 कर दिया तो मैं याद रखूंगा ये क्या है? 1। तो ये यूज स्टेट का प्रॉपर काम है। अब यूज जिस तरीके से आपको हर चीज़ का साइंटेक्स है, फंक्शन बनाने का साइंटेक्स है, लूप बनाने का साइंटेक्स है, CSS यूज करने का साइंटेक्स है, तो इसी तरीके से किसका साइंटेक्स है? यूज स्टेट, जो आपने पहले देखा है। और हमेशा जो स्टेट है वो ऊपर ऊपर बनाई जाती है और स्टेट एक से ज़्यादा बनाई जा सकती है। सबसे पहले आप मेरा नॉर्मली तरीका क्या है कि मैं पहले यूज स्टेट के फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसके आगे क्या लगा देता हूँ? पैरेंथेसिस। ये चीज़ मुझे क्या याद दिलाती है? क्या चीज़ है? फंक्शन। ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है और जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? इक्वल टू। और इस इक्वल टू में हम कोई ना कोई वेरिएबल दे देते हैं, जो हम बोलते हैं कि जो भी इस फंक्शन से रिटर्न होगा वो किस में सेव हो जाएगा? इस वेरिएबल में। लेकिन जो आपका यूज स्टेट का फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है? एरे। इस एरे में हमेशा वो क्या रिटर्न करेगा? कितने एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स वो रिटर्न करता है। पहला एक क्या होता है? वेरिएबल होता है, दूसरा फंक्शन होता है। अब जाहिर सी बात है आपने नए वेरिएबल बनाए हैं तो उसका आगे क्या लिखना पड़ता है? कॉन्स्ट लिख लें, वार लिख लें, लेट लिख लें, आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली मैं क्या लिखता हूँ? कॉन्स्ट। उसकी वजह क्या है कि आप इनकी वैल्यू को डायरेक्टली नहीं बदल सकते। बात समझ रहे हैं? अभी जो काउंटर है ये क्या चीज़ है? एक वेरिएबल है। क्या ये? वेरिएबल। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये वाला वेरिएबल है। तो अब इसकी ज़रूरत ख़त्म। बल्कि हम एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया? माई काउंटर। तो जिस तरीके से वो नीचे वेरिएबल था वो भी यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी? 0। और इसकी इनिशियल वैल्यू इस वक्त क्या है? अनडिफाइंड। क्या है? अनडिफाइंड। जब आप इस पैरेंथेसिस के बीच में कुछ भी पास नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली क्या पास कर देता है? अनडिफाइंड। तो मुझे इसकी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 0। अब माई काउंटर में सबसे पहले क्या सेव हुआ है? 0। अब माई काउंटर को आप ये नहीं कर सकते ये वाला काम। वजह क्या है? ये क्या चीज है? स्टेट। इसको बदलने का तरीका क्या होता है कि आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कौन दे रहा है आपको? यूज स्टेट। तो आपने इसको कॉल किया। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इस फंक्शन को आप जो वैल्यू पास करोगे वो इस वेरिएबल के बराबर हो जाती है। बात समझ रहे हैं? ये नहीं होता कि मैंने सेट काउंटर को 1 पास किया तो वो माई काउंटर की पिछली वैल्यू में प्लस करके 1 कर देगा। यानी कि अगर माई काउंटर में पहले 0 था तो अब मैंने यहां पे पास कर दिया 1, तो ये नहीं है कि वो माई काउंटर में के 0 में +1 करेगा और वैल्यू बना देगा क्या? 1। और ये दूसरी दफा फंक्शन चला दो ये 1 दोबारा से चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि माई काउंटर में पहले था 1 तो ये +1 होके क्या हो जाएगा? 2। ऐसा नहीं होता। बल्कि वेरिएबल जब आप सेट करते हैं तो आपको याद है कि क्या होता है? जैसे कि आपका वार ABC1, अगर मैं नीचे जाके कहता हूँ ABC = 3 तो इस वक्त ABC की वैल्यू क्या बन गई है? 3। 3 + 1 नहीं, डायरेक्टली क्या? 3। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो आप इधर पास करेंगे वो इसकी टोटली क्या बन जाती है? वैल्यू। तो हम यहां पर चाहते हैं कि इसकी जो पुरानी वैल्यू है उसमें क्या हो जाए? +1। तो इसकी पुरानी वैल्यू मुझे कहां मिलेगी? इसके वेरिएबल में। और इसके वेरिएबल में आप क्या करना चाहते हैं? +1। तो बेसिकली आप इसकी पुरानी वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके अंदर क्या प्लस कर रहे हैं? 1। वो चीज पूरी किस में सेव करा दे रहे हैं?
सेट काउंटर, तो सेट काउंटर किसकी वैल्यू बदल देगा? माई काउंटर। माई काउंटर की बदल के वैल्यू हो जाएगी जो उसकी न्यू वैल्यू है। इसको ज़रा अब हम चला के देखते हैं। तो हम यहाँ पे वापस आए, हमने इसको रिलोड किया और हम ऐड 1 कर रहे हैं, तो अब हमारे पास ऊपर नंबर्स चेंज हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये किसका रूल है? यूज स्टेट का। इनफाइनाइट चलेगा, इसका कोई रोक टोक नहीं है। खैर, तो हमने एक यूज स्टेट का एक हम यहाँ पे चेंज देखा, हमने देखा कि हम यूज स्टेट को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसमें और भी खेलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तक आपने यूज स्टेट में जो वैल्यू पास की है क्या था? एक इंटीजर था या एक नंबर था? सही, एक जीरो एक नंबर है। तो डेटा टाइप क्या है इसकी? नंबर है। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरी पंचायत को मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब आप फर्ज करें कि यहाँ पे आप सेट करते हैं, ये क्या है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, इसको यहाँ पे बेसिकली रहने देते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको ज़ीरो ही रहने दें, काउंटर है ना। मुझे आपको ये बताना है बेसिकली कि आप ये वेरिएबल्स, तो आपको एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। सही है, एक एप्लीकेशन में आप 100 वेरिएबल, 1000 वेरिएबल, जितने वेरिएबल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप यूज स्टेट को भी एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोसेस वही रहेगा, आप इसकी टेंशन ना लें, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। सही है, ये मेरे सर के ऊपर तो नहीं गिरेगा? किसको? ये वाला, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो एक लिस्ट, वो एरे आता है, इस वजह से हम उसको बेसिकली डीकपल कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इधर ये भी कर सकते हैं, आप ये ट्राई कीजिएगा कि अगर आप इसको दे देते हैं यूज स्टेट आउटपुट, सही है, आप इसके वेरिएबल को कॉन्सोल करा के देखिएगा तो आपको कॉन्सोल में एक एरे मिलेगा। एरे के अंदर दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक पहला वेरिएबल होगा, दूसरा एक फंक्शन होगा। इस वजह से इस पंचायत से बचने के लिए मैं डायरेक्टली क्या बना लेता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ। और मुझे पता है कि एरे में वो दो एलिमेंट्स हमेशा भेजता है। एक पहले जो इंडेक्स नंबर 0 पे मुझे हमेशा क्या मिलता है? वेरिएबल। और इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे हमेशा क्या मिलता है? एक फंक्शन। तो मैं उनके लिए एक वेरिएबल्स के नाम बना लेता हूँ। तो बेसिकली इसका जो पहला एलिमेंट आया वो माई डेटा के बराबर हो गया, इसका जो दूसरा एलिमेंट आया वो सेट माई डेटा के बराबर हो गया। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है जो इसको हम कह रहे हैं डी स्ट्रक्चरिंग या डी कपलिंग। ये हमने प्रॉप्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू देखा था। सही है कि हमने प्रॉप्स को किस तरीके से डीकपल किया। खैर, तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या है? माई डेटा। आप देख रहे हैं कि यूज स्टेट सेम यूज हुआ दोबारा से। इसका मतलब मैं इसको बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे आप एक जावास्क्रिप्ट में वार को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी दफ़ा भी आपको एक वेरिएबल चाहिए। अब यूज स्टेट जो माई डेटा है, पहले मैं अब इसको दे देता हूं सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहां पे आके मैं इसको पास कर देता हूं माई डेटा। तो हम यहां पे आएंगे, मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि यहां पे क्या है? मैं इसको कहता हूं हेलो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? हेलो। अब इसके बाद हम लोग एक और काम दोबारा कर सकते हैं कि मैं इसको डिव दे दूं। डिव में मैं क्या दे दूं? बटन। बटन में मैं क्या पास कर दूं? ऑन क्लिक। और मैं यहाँ कर दूं चेंज डेटा फंक्शन, और इसको मैं कहता हूँ क्लिक मी। ठीक है, और अब जाहिर सी बात है मैंने फंक्शन का नाम तो लिख दिया है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? बनाना भी पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ लेट फंक्शन, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो सिंपल वाला भी यूज़ कर ले। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ सेट माई डेटा, और सेट माई डेटा में कह देता हूँ डेटा टाइप स्ट्रिंग इज चेंज्ड। बात समझ आई? हम वापस आए तो पहले क्या लिखा हुआ है? हेलो। क्यों? क्योंकि मैंने पहले क्या पास किया हुआ है? हेलो स्ट्रिंग। अब मैंने क्लिक मी को क्लिक किया तो क्या हो गया? डेटा टाइप स्ट्रिंग इज चेंज्ड, क्योंकि सेट माई डेटा में मैंने क्या पास कर दिया?
डेटा टाइप स्ट्रिंग इज चेंज्ड। अगेन देख रहे हैं कि आप वही एक लॉ इस्तेमाल हो रहा है, कि आपका एक रूल इस्तेमाल हो रहा है कि जो भी इस वेरिएबल में पहले था वो रिप्लेस होके क्या हो गया, ये बात समझ आ रही है? अब तक कहानी बहुत आसान है, मज़ा भी आ रहा है, अभी आपको थोड़ा बहुत पता लगेगा। 10:30 हो रहा है, ठीक है। तो एक और हम डिव बनाते हैं। इस डिव में क्या बनाते हैं, इनपुट। इनपुट के आगे मैं लिख लेता हूँ टाइप एनीथिंग। तो हम पीछे चल के देखते हैं, तो इसको थोड़ा आगे करते हैं। तो मेरे पास क्या है, टाइप एनीथिंग। अभी मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ तो कुछ खास नहीं हो रहा। जब कुछ खास नहीं हो रहा तो मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं इसको एक एट्रीब्यूट देता हूँ। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, ऑन चेंज। मैं कह रहा हूँ कि जब ऑन चेंज हो तो एक फंक्शन चलाओ, चेंज इनपुट फंक्शन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इस फंक्शन को मैंने चलाया है तो इस फंक्शन को बनाना भी पड़ेगा। अब जब इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा तो बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये वाला तरीका इस्तेमाल करूं, ठीक है। इसमें आके मैंने दोबारा से यही वाला वेरिएबल इस्तेमाल किया, ठीक है। और मैं कह रहा हूं यहां पे मुझे एक ई मिल रहा है और यहां पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसको अभी हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। इस दफ़ा फ़र्क सिर्फ क्या है कि मैं ऊपर क्या करता हूँ, सेट माई डेटा में मैंने क्या पास किया हुआ है, एक स्ट्रिंग। इस वाले फंक्शन में खास बात है कि मैंने सेम फंक्शन इस्तेमाल किया है, सेट माई डेटा, लेकिन उसको क्या पास किया है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और ये जो ई है मुझे कहाँ से मिल रहा है, पैरामीटर से। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को कोई ना कोई एक कुछ पास कर रहा है। ये क्या पास कर रहा है, ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। ये ई एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है। ये ई कहां से आ रहा है, ये मैंने तो पास नहीं किया। और फंक्शन को जब आपने पास नहीं किया तो किसने किया, क्योंकि आप देखें ये फंक्शन कहां कॉल हुआ है, ये फंक्शन यहां कॉल हुआ है। और आपको याद है कि फंक्शन को डेटा कब दिया जाता है, जब वो कॉल होता है। जब फंक्शन कॉल होता है तभी तो उसको आप डेटा देते हैं। तो इसका मतलब ये जो कॉल यहां हुआ, तो इसका मतलब है कि ये ई किसने पास किया, ऑन चेंज ने। जो आपका रिएक्ट का ये एट्रीब्यूट है ऑन चेंज, ये इसको पास कर रहा है कौन, क्या, ई। ई एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपका ये वाला जो टैग है, इस वक्त ये ऑन चेंज किस पे लगा हुआ है, इनपुट। इनपुट की जो प्रॉपर्टीज है, जो इनपुट की आपने देखा था डॉम प्रॉपर्टीज थी, डॉम वैल्यूज थी, याद है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट 11 बाय आईडी। उसके अंदर आप आगे लगा देते डॉट स्टाइल, सही है, डॉट इनर एचटीएमएल, सही है, तो डॉट अपेंड। तो ये उसकी डॉम की प्रॉपर्टीज थी। तो ये वो वाली सारी प्रॉपर्टीज किस में पास कर देता है, एक ऑब्जेक्ट में। और उसका हम यहाँ पे नाम क्या रख देते हैं, ई। वैसे तो आपको पता है ये वेरिएबल है तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका हम क्या नाम रखते हैं, ई। अब ये ई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है या एक की है, उसका नाम क्या है, टारगेट। तो वो दोबारा से जो टारगेट है वो दोबारा क्या है, और वो दोबारा एक ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दोबारा एक और क्या है, वैल्यू है। अब इस वैल्यू के आगे ना पैरेंथेसिस है, ना कर्ली ब्रेसेस है, ना स्क्वायर ब्रैकेट है, ना डॉट है, ना पैरेंथेसिस है। तो ये क्या चीज़ है, ये एक वेरिएबल है। क्या है ये, वेरिएबल। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई वो वाली क्लास को दोबारा रेफर करें जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट से क्लास वो एक एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो आपको उस वक्त हम लोग उल्टा जा रहे थे। हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था, उसका हमने एड्रेस निकाला था। अब हम एड्रेस हमारे सामने है, अब हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट दिखता कैसा होगा, सही है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चीज़ जब तक आपको पक्की हो जाएगी तो आप इसको देखते ही मुझे मेरे बोलने से पहले ही आप इसको डिकोड कर लोगे। लेकिन खैर, तो समझ ही आ रहा है कि इनपुट का जो एट्रीब्यूट है ऑन चेंज, वो एक आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है जिसका नाम क्या है, ई। उसमें से वैल्यू जो है मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सेट कर रहा हूं। देखते हैं अब इसका फर्क क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। अब मैं इस क्लिक मी को क्लिक करता हूं तो क्या हुआ, बेसिकली ऑन चेंज क्या करता है, ऑन चेंज
किसी भी इवेंट को ट्रैक करता है किसके अंदर, इनपुट बॉक्स के अंदर। इसका मतलब है कि आप एक बटन दबाते हैं आप इसके इनपुट बॉक्स के अंदर, तो कौन चल जाता है, ऑन चेंज। तो चेंज से तो आप समझ रहे हैं ना कि कोई भी तब्दीली आए, इसका मतलब है कि इवन अगर मैं इसको बैक स्पेस भी दबाता हूं तो ऑन चेंज चला। अब देखें, सोचने की कोशिश करें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से सब कुछ गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्यों, क्योंकि जब आपने बैक स्पेस दबाई तो यहाँ पे अब उसको जो टारगेट वैल्यू है उसको क्या मिल रहा है, एम्प्टी। जब उसको एम्प्टी मिला तो उसने वो सेट जो डेटा टाइप है उस वेरिएबल में क्या सेट कर दिया, एम्प्टी। तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे वो गायब हो गया। अब जैसे ही आप ए दबाएंगे, आपने ए दबाया तो ऑन चेंज फायर हुआ। जब ऑन चेंज फायर हुआ तो उसने वो फंक्शन चलाया जो फंक्शन हमने उसको पास किया। वो फंक्शन एक ई नाम का ऑब्जेक्ट निकालता था और उस ऑब्जेक्ट के अंदर टारगेट के अंदर जो ये वाला वैल्यू है ये आपको मिल जाती है। बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल वही सेम काम है जो आपने जावास्क्रिप्ट डॉम एलिमेंट में पढ़ा था। इस इनपुट को फर्ज करें मैं आईडी देता हूँ, माय इनपुट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब हम प्लेन डॉम मैनिपुलेशन पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ सीखी थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर हम लोग क्या देते थे, आईडी पास करते थे डॉट वैल्यू। ये चीज़ याद है सबको? जब मैं इसको चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, ए, जो भी इस इनपुट बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। अब फर्ज करें मैं इसमें कुछ चीज़ें और लिखता हूं और इस कमांड को दोबारा चलाता हूं, अब वो मुझे क्या दे रहा है, ASSDF। ये सेम काम रिएक्ट में करने का क्या तरीका है कि आप ऑन चेंज के अंदर एक फंक्शन उसको देते हैं, उस फंक्शन को वो बेसिकली क्या पास कर देता है, एक ऑब्जेक्ट पास करता है उसको। यहां पे आपने उस ऑब्जेक्ट को किसके अंदर सेव कर लिया है, ई के अंदर। उस ई के अंदर पहले डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी में क्या होता था, डायरेक्ट डॉट वैल्यू। यहां पर उससे पहले सिर्फ क्या लिखना पड़ता है, टारगेट डॉट वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ ऐसा है। अगर आपको फिर भी इसको और इन डेप्थ देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग करें और आप इसमें क्या कर लें, ई। अब आप यहां पर हैं, अब मैं कुछ भी टाइप करता हूं ए, तो देखें क्या हुआ, ये जो कंसोल लॉग है ये चल गया। इस कंसोल लॉग ने क्या कंसोल किया, वो ऑब्जेक्ट जो आपके इनपुट बॉक्स ने रिटर्न किया है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है, टारगेट। इस टारगेट के अंदर एक वेरिएबल है, उसका नाम क्या है, वैल्यू। वो वैल्यू जो है वो आपको इस इनपुट बॉक्स के अंदर का डेटा रिटर्न करके देता है। बात समझ आ रही है? ये जो अभी जो चीज़ पढ़ाई जा रही है इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि आगे चल के आप जो भी फॉर्म पे काम करेंगे, जो अभी लॉगिन फॉर्म्स, साइन अप फॉर्म्स या वेबसाइट के अंदर कोई भी फॉर्म, कोई भी डैशबोर्ड के अंदर कोई भी फॉर्म का स्ट्रक्चर है, उसके जो इनपुट का डेटा है वो आपको लाजमी सी बात है चाहिए। तो उसका डेटा निकालने का तरीका ये है। बात समझ रहे हैं? अभी तो ये मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया है, तो आप जो ये टाइप कर रहे हैं वो उसको आपको दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है ये वेरिएबल में यहाँ से उड़ा दूंगा तो आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं, लेकिन पीछे वेरिएबल में वो चीज़ सेव हो रही होगी। तो यूज़र आपका जो भी अपना ईमेल वगैरह लिखेगा तो वो वेरिएबल में सेव हो चुका होगा। तो वो वेरिएबल में जो भी डेटा है वो आप किसको भेज देते हो, सर्वर को। बात समझ रहे हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप इसको घर जाकर इस स्टेप को लाजमी प्रैक्टिस करें। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप इनपुट बॉक्स बनाएं और इनपुट बॉक्स में जब भी आप कोई चीज़ टाइप करें वो यहाँ पर दिख जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी टाइप किया तो वो रिएक्टिव है, समझ रहे हैं, वो रियल टाइम है। अब ये आपका बेसिकली रिएक्ट की क्वालिटी है, इसको हम दूसरी ज़बान में डेटा बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा बाइंडिंग। आपने क्या कर लिया है, आपने टू वे डेटा बाइंडिंग की है। आप डोम से एक वैल्यू को जावास्क्रिप्ट में उठा रहे हैं और रियल टाइम उसी चीज़ को आप दोबारा से किसके पास भेज रहे हैं, डॉम के पास। तो ये टू वे क्या है, डेटा बाइंडिंग, कि आप डॉम से डेटा उठा रहे हैं और डॉम को ही वापस भेज रहे हैं विद इन रियल टाइम। आप पेज को एक दफ़ा भी आपने रिलोड नहीं किया है और आपका डॉम बार बार बदल रहा है। ये क्वालिटी किसकी है, रिएक्ट की, कि आपको वो टू वे डेटा बाइंडिंग की कैपेबिलिटी देता है। इसका मतलब है कि जो भी डेटा आपके पास चेंज होगा वो आपको रियल टाइम पे दिखना शुरू होगा।
ठीक है, तो इसको लाजमी कल पढ़ के आइएगा, क्योंकि अभी तक आपने यूज स्टेट में क्या चीज़ें पास की हैं? पहले क्या पास किया था? नंबर। उसके बाद क्या पास किया है? स्ट्रिंग। तो कल हम पास करेंगे एरे, और जब हम एरे पास करेंगे तो आपको कुछ मसले मसाइल दिखेंगे। अभी तक कहानी कदरे आसान थी, ठीक है, आप एक चीज़ वैल्यू पास कर रहे थे, उसको बदल रहे थे, उसको पास कर रहे थे, उसको बदल रहे थे। हम कल थोड़ी एक चीज़ पढ़ेंगे और उससे आपको समझ आएगी कि थोड़ी कहानी अब और ज़्यादा मुश्किल हुई है। उसकी वजह क्या है कि अभी आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि आपने एक एरे स्टार्ट में दी हुई थी, बाद में उस एरे में आपने कुछ पुश कराया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो आपका यूज स्टेट में जो फंक्शन था सेट करने वाला, आप उसको जो भी चीज़ देते थे वो एग्जैक्टली उसको क्या कर लेता था? रिप्लेस कर देता था। तो अब आप कोई पुरानी जो आपकी एरे है उसमें अगर आप नई चीज़ आप पुश कराना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो पुरानी वाली एरे को रिप्लेस करके आपकी नई वाली एरे को रख देगा, और नई वाली एरे में सिर्फ आपको वो नया वाला एक एलिमेंट नज़र आएगा, पुराने वो सारे एलिमेंट को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा, क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा है? रिप्लेस। तो वो हम कल देखेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे डील करते हैं। ये सेम काम आपका इसमें एरे में भी इशू करता है, और ये सेम काम आपका ऑब्जेक्ट्स में भी इशू करता है, सही है। लेकिन हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे कि इसको हम कैसे डील करते हैं। बहुत सिंपल से तरीक़ेकार है, अगर जिन्होंने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट सही से पढ़ी थी वो तो खुद जाके भी कर लेंगे, सही है, और जिनको नहीं आती हम उनको कल करा देंगे। तो एक दफ़ा हम लोग यूज स्टेट सही से कर लेंगे, तो यूज स्टेट करने के बाद हम दोबारा किस पे देखेंगे? प्रॉप्स, क्योंकि प्रॉप्स आपका थोड़ा बहुत दोबारा से कच्चा है। उसके बाद हम दोबारा से डॉट मैप पे जाएंगे और दोबारा से वही वाली जो स्क्रीन थी कि हम सिर्फ एक दफ़ा हम बुक को इस्तेमाल कर रहे थे और वो मल्टीपल चीज़ जो कंपोनेंट्स हमारे ऑटोमेटिकली बन जाते थे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम कुछ काम करेंगे और फाइनली हम लोग कोशिश करेंगे कि एक हमारे पास जो डेटा आ रहा है उससे हम लोग ये जो आपके प्रोडक्ट कार्ड्स होते हैं वो उसको बनाने की कोशिश करें कि हमारे पास हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स का जो डेटा आ रहा है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, प्राइस आ रही है और इमेज आ रही है, उसको किस तरीके से हम डायनेमिकली जनरेट करा सकते हैं। मतलब एक दफ़ा हम कंपोनेंट बनाएंगे और उसी कंपोनेंट में बार बार हम देखेंगे कि हमारे पूरे पेज पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? कल कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। अच्छा, जो इस वीक का मिला वो तो संडे को होता है। अच्छा, ये हमने क्या क्या दिया था असाइनमेंट, जो याद नहीं। हाँ वो तो बहुत आसान है, मैप मैप वाला था ना वो। जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा हम कार्ड्स बनाएंगे, वो थोड़ा हम उसको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी उसकी थोड़ी बढ़ा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, बाकी बहुत सिंपल चीज़ है। जब ये चीज़ आप सिंपली कर लेंगे फिर हम फाइनली एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, और लॉगिन फॉर्म की क्वालिटी ये होगी कि हम जो यूज़र हमारा ईमेल पासवर्ड डालेगा और सबमिट के बटन को जब वो क्लिक करेगा तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ईमेल और पासवर्ड दोनों हमारे पास रिसीव हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? तो नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे और इस कंपोनेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, और आपको स्लो स्लो पता तो चलेगा। तो वैसे अगेन मैं कहता हूँ कि रिवीजन